नमस्कार, TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ प्रीति रघुनंदन और प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। रुक करेंगे रवि मिश्रा के पास जो आज विदिशा की जनता के समक्ष मौजूद हैं और TV9 के पब्लिक पोल की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से जो सामने आ रही है, बंगाल के संदेशखाली पहुंची NSG की टीम। जो इस वक्त अपडेट मिल रहा है, संदेशखाली में विस्फोटक हथियार मिलने की खबरें सामने आई और रोबोट की मदद से NSG की अब जांच की जा रही है। आज CBI की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। संदेशखाली के कई जगहों पर हथियार मिलने की खबर है और साथ ही बॉम्ब्स मिलने की खबर भी सामने आई। तो इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। NSG जांच कर रही है, रोबोट की मदद ली जा रही है। NSG जो जांच कर रही है, CBI की जो 10 सदस्यीय टीम पहुंची, कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में हथियार मिलने की खबर सामने आई है और अब भी जांच पड़ताल चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको हम संदेशखाली से दिखा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, हथियार मिलने की खबर के बाद NSG की टीम पहुंची है और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जी रवि, बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ी हैरान करने की खबर है कि पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में, जो कि अब तक माना जा रहा था कि शेख शाहजहां एक छोटे मोटे गुंडे होंगे जो कि वहाँ पे बवाल करता था, लेकिन NSG का वहाँ पे पहुँच जाना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसका कारण ये है, एक छोटा सा रेफरेंस आपको दे दूँ। 2014 में खागरागढ़ में जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्रुप वहाँ पे बैठे हुए थे पश्चिम बंगाल के खागरागढ़ में, वहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ था JMB का, तो वहाँ पे ये देखा गया था कि मद्रासा के जो दीवार है उसके अंदर से एक्सप्लोसिव बाहर आ रहा है और वो बहुत हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोसिव्स था। तो इस बार भी ऐसा कुछ संदेह यहाँ पे किया जा रहा है कि बहुत, क्योंकि NSG कमांडोज ऐसे नहीं जाते और इसीलिए NSG कमांडो का वहाँ पे पहुँचना, जो कि बहुत एक सोफिस्टिकेटेड एक कमांडो ग्रुप है, उनका वहाँ पे पहुँचना, इसका मतलब ये होता है ज़रूर वहाँ पे कुछ उनको मिला है, या तो कोई सूत्र मिला है, कोई सुराग मिला है, जिसके चलते वो वहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं और छानबीन कर रहे हैं। हो ही सकता है जो रोबोट वहाँ पे गए हैं, कमांडर्स वहाँ पे गए हैं, वहाँ से कुछ ऐसा बरामद हो जो कि आने वाले चुनाव का मौसम में पश्चिम बंगाल का जड़ पूरा हिला दे। और इसी का शंका करते हुए CBI जब आप वहाँ पे जांच कर रहे थे अबू तलब के घर वहाँ पे, तो वहाँ पे आर्म्स तो मिले जो कि चाइनीज स्नाइपर, चाइनीज बंदूक, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। लेकिन इस बार NSG कमांडोज का वहाँ पे पहुँच जाना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है पश्चिम बंगाल। रवि दत्ता, देखा जाए फिलहाल ये पूरी घटनाक्रम CBI की जो छापेमारी चल रही है और जो बरामदगी हथियारों को लेकर हुई है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार पश्चिम बंगाल की इस पर कुछ रिएक्ट कर रही है? कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक सामने आया है जो बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है? नहीं, देखिए, अभी तक तृणमूल कांग्रेस या तो राज्य सरकार के तरफ से इसका कोई मतलब उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि इसको लेके आज जहां ये मामला सामने आया है, एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस चुप है, वहां BJP भी इसके बारे में अभी तक कोई बातचीत नहीं किया है। लेकिन लगता है कि थोड़ा टाइम जाने के बाद BJP इसमें रिएक्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे पश्चिम बंगाल BJP, क्योंकि सुकांत मजुमदार खुद इलेक्शन प्रोसेस में है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे कुछ इसके बारे में बात ना करना ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो छानबीन इसके बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में बात करेंगे। CBI की जो छापेमारी इस पूरे मामले पर चल रही थी रवि, उसको लेकर अपडेट क्या है? क्या CBI की छापेमारी पूरी हो चुकी है? क्योंकि NSG की टीम की तस्वीरें इस वक्त भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे साजो सामान के साथ संदेशखाली पहुंची है टीम। देखिए, इतना जल्दी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। इसका कारण ये है कि CBI जब पहुंचे थे सुबह से, CBI जब वहाँ पे ज़मीन खोद के जो सामान वहाँ पे निकाले, आर्म्स निकाले, उसका बाद उनको कुछ लगा कि अंडरग्राउंड्स में ऐसे कुछ है, जिसके बाद NSG को बुलाया गया। ऐसा नहीं है कि CBI जब पहुँचे तो उनके साथ साथ वहाँ पे NSG पहुँच गए। तो NSG का जो टीम है कमांडोज, वो बाद में पहुँचे, वो अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो छानबीन है जो चल रहा है अभी, ये थोड़ा और देर चलेंगे, उसका बाद ही खुलासा होगा कि NSG की तरफ से क्या कहा जाता है या तो CBI की तरफ से क्या खुलासा किया जाता है। आखिरकार अंदर ऐसा कुछ मिला तो क्या मिला। तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में NSG की टीम पहुंची है। जिस तरीके की छापेमारी में हथियार विदेशी बरामद हुए हैं, उसके बाद ये पूरा मामला गर्माता हुआ। आइए आप रुख कर लेते हैं विदिशा का, वहां पर पब्लिक पोल के लिए मौजूद है रवि मिश्रा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम
पब्लिक पोल के अपने इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में। जी हां, मध्य प्रदेश का विदिशा। मैं आपके साथ रवि मिश्रा, और आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विदिशा में। विदिशा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, बड़ी चर्चा है विदिशा की, क्योंकि कौन आया है यहां इस बार चुनाव लड़ने? इस बार मामा आए हैं। इस बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में, और इस वजह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। और यहां पर विदिशा की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से हम चाहेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपका सबका सहयोग मिले। देखिए, विदिशा के बारे में अगर बात की जाए तो भारत की संस्कृति की धरोहर है विदिशा। सम्राट अशोक के विरासत की पहचान है विदिशा। भारत के राजनीति के बड़े बड़े चेहरों को यहां पर पहचान और नाम मिली है। कहते हैं कि यहां से जो जीता उसने जाके दिल्ली में परचम लहराया। फिर वो बात अटल बिहारी वाजपेयी की हो, सुषमा स्वराज की हो, या फिर अब तो शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मामा दिल्ली जाएंगे। तो मामा यहां से दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, हम जनता से बात करेंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, विदिशा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले आपका हम परिचय करवा दें उनसे। हमारे साथ देखिए इस वक्त बीजेपी से अगर बात करें तो हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र चौहान मंडल अध्यक्ष और छत्रपाल शर्मा पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे साथ हैं। साथ ही देखिए कांग्रेस से भी हमारे साथ इस बहस में, इस चर्चा में शामिल हैं प्रियंका किरार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, और सुभाष बोहत जो कि प्रदेश महामंत्री हैं। और इसके अलावा शिवसेना, आप सोच रहे हैं विदिशा में शिवसेना, तो यहां शिवसेना भी चुनावी मैदान में है, करेंगे इस पर बात। अभय सिसोदिया हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा शिवसेना, और दिनेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह राजपूत भी हमारे साथ हैं। और साथ ही देखिए यहां पर स्थानीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रत्याशी धनवीर भारतीय और आरिफ भारतीय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास। मामा आ गए हैं विदिशा एक बार फिर से और कह रहे हैं इस बार दिल्ली जाऊंगा विदिशा से। बिल्कुल 100% वो दिल्ली जाएंगे, और पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ऊपर के जो विजयश्री है उसको लेकर हम यहाँ से भेजने वाले हैं। और विदिशा विधानसभा से हमारा टारगेट 1 लाख पार का है। अब की बार विदिशा विधानसभा 1 लाख पार। तो भाजपा जो है उत्साहित है विदिशा को लेकर, क्योंकि विदिशा से तो भाजपा को हमेशा ही सकारात्मक नतीजे मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो 2003 के पहले कांग्रेस थी उसको आज देख लो, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, विकास किए। और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, और विदिशा के लिए जो काम किया है वो देखने लायक है। इसलिए वो बिल्कुल पूरे देश में नंबर 1। चलिए ठीक है, तो जरा कांग्रेस से पूछ लेते हैं। मामा तो तय कर चुके हैं दिल्ली जाऊंगा, कांग्रेस रोकेगी? दिल्ली जाने का मामा ने तो तय कर लिया, लेकिन विदिशा का जो विकास ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा ये मैट हटा के आप यहाँ की स्थिति देख लें, सफाई की और रोडों की क्या स्थिति है। बीमारियों से यहाँ के लोग परेशान हैं, धूल से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। क्या विकास किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी? 18 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विदिशा का कितना विकास किया है? और अगर वो विकास की बात कर रहे हैं कि अब विकास करेंगे, तो मुख्यमंत्री थे तब क्यों विकास नहीं किया उन्होंने? अब क्या विकास करेंगे वो? लेकिन ये तो चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव भी है, राष्ट्रीय मुद्दे भी बड़े हावी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल हावी नहीं है, जमीनी मुद्दा हावी है, बेरोजगारों का मुद्दा हावी है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा हावी है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, बहन बेटियों का मान सम्मान घट गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। एक मिनट, आपने कहा मामा, उनको कुछ लोग मामा मान सकते हैं, हर आदमी उनको मामा नहीं मानता। जनप्रतिनिधि, आम जनता भी मामा नहीं मानती। मामा ने काम किए हैं, निश्चित किए होंगे, उनकी पार्टी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र की हालत जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बद से बदतर थी और आज भी बद से बदतर है। अच्छा, तो ये शिवसेना यहाँ क्या कर रही है विदिशा में? कांग्रेस तो ऑलरेडी मैदान में। जैसा कि कांग्रेस मैदान में है तो हमारा गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं। और अगर हमको मौका मिला है मध्य प्रदेश में पहली सीट लड़ने का, इसका मतलब है यहाँ कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो घोटाला होगा जो शिवसेना को यहाँ पर उतरना। बताइए ना क्या हुआ यहाँ पर? जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी अब चुनाव लड़ने मैदान में आए, इसका मतलब ये है कि
भाजपा की सीट खतरे में, अगर किसी भी नेता, भाजपा नेता की सीट जब खतरे में होती है तो वो विदिशा सीट से आते हैं और चुनाव लड़के जाते हैं और बात करते हैं विकास की। अगर विकास की मैं बात करता हूं तो विकास आज तक कुछ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ये रोडों पे धूल, इनकी जो सही कह रहे हैं। एक मिनट मेरे को बात पूरी करनी चाहिए। यहाँ की जो सुषमा स्वराज जो सांसद रह चुकी है यहाँ, वो जीतने के बाद बोलकर गई थी कि मैं विदिशा नहीं आऊंगी, विदिशा की धूल से मुझे एलर्जी होती है। देखिए क्या है कि आपका डिबेट है, पूरा भारत देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उस विषय में मैं ये आपको ये कैमरे पे ये दिखाना चाहता हूँ कि देश की जनता को ये दिखाइए, देश की जनता को ये दिखाइए 400 पार करने का नारा है, वो कहाँ फेल है, कहाँ पास होगा, इसमें लिखा है कौन। तो उनका नारा है, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हमको ये है, कोई कुछ भी दे सकता है। इतने मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम नहीं किया गया, और मुद्दों इतने हैं कि मुद्दों पे काम नहीं किया। इसका कारण है कि भाजपा हार रही है विदिशा से। आप क्या कहेंगे? देखिए भाजपा को उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए पूरे देश में एक ही नारा है, और वो नारा ये है कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। क्योंकि पूरे देश में जो मित्रों के कर्जे माफ हुए हैं, तकरीबन 25 लाख करोड़ के कर्जे माफ हुए हैं, जो पूंजीपति उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए हैं, आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। तो आम जनता के लिए हम मैदान में हैं। बिल्कुल, कर्जा मुक्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे देश में हमारी टीम काम कर रही है और कम से कम 18 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सभी 543 सीटों पर हमारे प्रत्याशी। विदिशा में क्या ये विषय है? विदिशा में चुनाव का विषय है? नहीं, चुनाव का विषय है, क्यों नहीं है, कर्जा। चलिए, और अब जरा अब हम यहाँ विदिशा के लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत बेताब हैं अपनी बात करने के लिए। एक एक करके हम सबके सामने आएंगे। मैम बोलिए, क्या कह रही हैं? बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीत के ही आएंगे। हमेशा बीजेपी कॉन्फिडेंस रहती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। काम मैम ने क्या बोला? पूर्व विधायक कांग्रेस से शशांक भार्गव जी थे, विदिशा का विकास देख के शिवराज जी से प्रभावित होकर पांव वाले भैया के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि वो विकास नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। जिस प्रकार प्रियंका मैडम जी बोल रही थी कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे हैं, यहाँ विकास नहीं हुआ, इनसे ये पूछो कि 18 साल पहले दिग्विजय सिंह राज में लाइट की क्या। विजय सिंह, एक बात बताइए, रिंग रोड कौन से शहरों में पाए जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में रिंग रोड होते हैं। आज विदिशा के चारों तरफ रिंग रोड है। आज विदिशा में मेडिकल कॉलेज है, आज विदिशा में इंजीनियरिंग कॉलेज है। विदिशा में जितना डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, बोलिए। यहाँ शिवराज जी 5 बार सांसद रहे, 18 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा सड़कें पेरिस से बनेंगी। भारत में एक सड़क ऐसी है जहाँ 10 साल की बच्ची की गड्ढे के कारण जान चली गई थी बड़े बाजार में। यहाँ के कोई सड़कें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी है। सड़कें बनी है, सड़कें ही बनी है, मैं कह रहा नहीं बनी। ये तो बनने बिगड़ने का सिलसिला चलता रहता है। सड़कें भी बनी है, विकास भी हुआ है, लगभग 1700 करोड़ रुपए का काम इस शहर में हुआ है। मेडिकल कॉलेज दिया गया है, पूरी बात तो सुन लो साहब। मेडिकल कॉलेज दिया गया है, चौराहों का चौड़ीकरण हुआ है, नर्सिंग कॉलेज बनाया गया है, नवीन महाविद्यालय कॉलेज बना, सड़कें बनी, ये सब दावा हो रहा है। कुछ भी नहीं बना। अभी पूरे शहर की हालत देख लो। एक रोड शहर का अगर अच्छा होगा तो हम मान लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए मैम, चलिए अपनी बात। मैं महिलाओं की बात करूंगी, क्योंकि ये विदिशा शहर है। हमने कई बार शिवराज सिंह जी से कहा है कि उद्योग डलवाइए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है विदिशा में। तो आज तक कोई उद्योग नहीं डलवाया। 18 साल मुख्यमंत्री रहे, 25 साल। जल्दी बोलिए। सर, विदिशा में बेतवा मैया बहती हैं। बेतवा मैया की स्थिति देखिए। सेहतगंज में सोम डिस्टिलरी का पूरा वेस्टेज इसमें मिलता है। पिछले कार्यकाल में रमाकांत का मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। आप क्या कह रहे हैं? वही पहली बात मैं बता दूं, ये लोग 400 पार की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही, 400 पार कैसे हो जाएगी? और एक नारा लगाते जे आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। ना आंधी ने किसी का भला करा है, ना तूफान ने किया है, ना शिवराज सिंह चौहान ने किसी का भला। मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हिंदुस्तानी तरक्की की बात करें, हिंदू मुस्लिम ठीक है। अब आप देखिए, कुछ मुद्दे हमने आपसे लिए, हमारे वापस आ रहे हैं एक एक करके। थोड़ा सा स्पेस बनाइए। देखिए, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए यहाँ टहलने के लिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, नहीं तो मैं आप तक पहुँच नहीं पाऊंगा। मेरे लिए
TV9 भारतवर्ष के लिए थोड़ी जगह बनाई। अब चलिए कुछ मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, हम उन पर एक एक करके बात कर। देखिए सर, सड़क का मुद्दा उठा, ये अभी हमने जनता की से बात की, कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर देखा लेकिन सड़कें नहीं बनी। कुछ लोग कह रहे हैं बेतवा नदी का मुद्दा है, कुछ कह रहे हैं कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, ये सारे विषय हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान हो या फिर बीजेपी हो, इन विषयों पर बात हो रही है? आप ये बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया होता तो नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत, लोकसभा, विधानसभा में क्या आते? क्या आप बताइए? आप समझदार हैं, ये तो सब झूठ बोलने का काम है। कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। अगर विकास नहीं किए होते तो सब जगह क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बैठ पाती? कांग्रेस कहीं तो आती, कुछ तो करती। ये बात कर रहे हैं कि रोड नहीं है, आप इनसे 2003 के पहले पूछे। एक चीज बताइए, नहीं एक चीज बताइए, जवाब लेना, एक एक करके जवाब लेने की। देखिए बात यह है कि विदिशा से निकले तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे, यहाँ के राष्ट्र को नई पहचान दी और राष्ट्र के कार्यों में सम्मिलित हुए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरता है तो जनता उसे सराहती है, सिर आंखों पर बिठाती है। कांग्रेस के पास कोई तोड़ ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, यही तो आरोप लग रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा इस बार चेहरे के तौर पर। आप क्या कहेंगे? कोई कैंडिडेट तक नहीं प्राइम मिनिस्टर। ये झूठी बातें हैं। हमारे देश के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी उनसे मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया आपने? हमारे यहाँ जब लोकसभा में सदस्य, इंडिया गठबंधन में प्राइम मिनिस्टर का चेहरा कौन है? जब लोकसभा में चुन के हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं वो कैंडिडेट खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ से पहले से घोषित नहीं करते हैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। आपने कहा कि पहले से नहीं घोषित करते। ये तो पूछना चाहता हूँ, पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, इनने शिवराज सिंह को घोषित किया था? इनसे पूछिए पिछले विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री घोषित क्यों नहीं किया और उनके नाम पे वोट लिए? लेकिन देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, कहाँ है चेहरा प्रधानमंत्री का? देश के प्रधानमंत्री का विधानसभा चुनाव हो गए। मेरी बात सुनिए, पिछली बार हमने देश के प्रधानमंत्री पे नहीं लिया था, लेकिन हमने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। हमारी देश के जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के नाम पे हम कभी चुनाव नहीं लड़े। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता, हर नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। इंडिया गठबंधन में हर नेता प्रधानमंत्री है, ऐसा है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन में भी और लोकतंत्र में ये होता है। आप तो आम आदमी पार्टी के लग रहे हैं। लग नहीं रहे है ही। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। मेरी बात सुनिए, इंडिया मानते हैं उनको? इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के लोग बैठ, वो कह रहे हैं हमारे करेंगे लोग। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुन करके फिर जो है एक साथ बैठ करके फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये तो डिक्टेटरशिप है ना, तो पहले से ही आप घोषित कर दें। भाई, जो लोकप्रिय नेता है उसको कोई पार्टी क्यों ना कहे? जनता बार बार मोहर लगा रही है और आप लोग तो पुराने सहयोगी हैं, अब ना लगू हैं। देखिए, मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगा। यहाँ पर किसी ने कहा था कि 18 जो अभी विधानसभा चुनाव के पहले शशांक भार्गव जी अगर कांग्रेस से थे, चलिए ठीक है, कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर कांग्रेस थी, विधायक पद पे कांग्रेस थी, तो केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी, तो विकास क्यों नहीं हुआ? उसके बाद बात आती है, वो कह रहे हैं विकास हुआ, आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। चलिए एक मिनट, एक कर मैंने देखिए मैंने पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि हम बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ी शालीनता के साथ बात करेंगे। हाँ, एक मिनट, रुकिए। एक चीज नहीं छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सवाल पूछना मेरा काम है, रुकिए। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। इस देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है। इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सबके मन में सवाल है। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे, विदिशा के मतदाता होने के नाते, इस देश का अगला प्रधानमंत्री आपकी नजर में कौन होने वाला है? नरेंद्र मोदी। और आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। जल्दी बोलो। भाजपा के पास सुनने की क्षमता नहीं है और एक भी अगला प्रधानमंत्री कौन बन जाएगा? विकास हुआ है। कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
मोदी ये देश के राष्ट्र का। आपको ये बताओ, अगर बीजेपी ने विकास किया तो ये रोड आपको क्या लग रहा है कौन बनने वाला है प्रधानमंत्री? जहाँ पे आप खड़े ये कौन बनने वाला है? को ढकना क्यों पड़ा? अगर कौन बनने वाला है विकास प्रधानमंत्री? है ना, मोदी जी, मोदी मैं ये अभी देखिए नेताजी ने कहा 10 लाख से जीतेंगे। सुषमा स्वराज जब चुनाव लड़ी थी तब कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, 3.5 लाख से जीत पाई थी। शिवराज सिंह और एक भी पीजी कॉलेज नहीं है, एक भी एक बार पीछे चलिए, हम सब पीछे चलते हैं तभी बात हो पाएगी। थोड़ा और पीछे चलते हैं, जगह बनाते हैं, थोड़ा और जगह बनाते हैं, थोड़ी और जगह बनाते हैं। अब देखिए प्लीज थोड़ी शांति रखिए, एक बहुत बड़ा विषय मैं विदिशा की जनता के सामने उठाना चाहता हूं, जिसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी बोला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, और इस पे बड़ी चर्चा हुई देश में। मैं जानना चाहता हूं कि विदिशा के लोग और विदिशा के नेता इस पर क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले यह बात कही थी कि देश के अंदर संपत्ति के बंटवारे का जिक्र कांग्रेस कर रही है। ये क्या खेल है? क्या विदिशा की जनता को पता है कि ये मामला क्या है? कांग्रेस पर ये क्या आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे सहमत हैं आप? प्रधानमंत्री जी इनका बिल्कुल सहमत है, जिसके लिए हमें थोड़ा कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह ने कहा भी था ये। जी, उसके बाद अब राहुल गांधी कहते हैं कि हम संपत्ति का सर्वे कराएंगे। फिर अब सर करवाएंगे सर्वे? सर पहले तो ये जानना पड़ेगा, ये करवाएंगे नहीं, ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, दलितों का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुसलमानों का है। और दूसरा, उसको पूरा बयान सुनना पड़ेगा। और एक मिनट, अगर क्या मामला है ये, क्या मामला है? मुझे तो आपसे सिर्फ ये जानना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कह रही है कि झूठ बोला जा रहा है, घुमा फिरा के बोला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास असली मुद्दे नहीं है, तो ये सब बातें की जा रही है। कांग्रेस का काम है केवल झूठ बोलना। नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो विषय उठाया है वो बिल्कुल सही है। चाहे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का मामला हो, चाहे हिंदुत्व के विरोध का हो, चाहे राम मंदिर के विरोध का हो, पूरा कांग्रेस। राम मंदिर हिंदुत्व का किया, उस पर हम बात करेंगे। मैम एक कमेंट जल्दी से जाऊंगा सर, कमेंट। संपत्ति के बंटवारे या उसके सर्वे और अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार संपत्ति पर, क्या है स्टैंड कांग्रेस? ये देश पूरा लोकतांत्रिक देश है, इसमें हिंदू, ये सब हम जानते हैं। मुद्दे पे सबका सवाल का सीधा जवाब, सबका अधिकार। सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सर्वे कांग्रेस अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। जो गठबंधन है, जो निर्णय लेगा वो करेगा। राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी नहीं करेंगे, पूरा गठबंधन। ठीक है। और अब देखिए, एक बड़ा मुद्दा मैं उठा रहा हूं इस विषय पर, क्योंकि पूरे देश में चर्चा हुई है। वो मुद्दा है राम मंदिर का, और राम मंदिर को लेकर भाजपा ने सीधे तौर पे कहा है कि हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है और पूरा देश हमारे साथ है। तो एक बार जल्दी से मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से कि राम मंदिर का मुद्दा क्या विदिशा का मुद्दा है? राम मंदिर का मुद्दा हाँ या ना? विदिशा राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। राम मंदिर के ताले राजीव गांधी जी ने खुलवाए हैं। नहीं, जब राजीव गांधी जिंदा थे वो उन्होंने घोषणा करके आए थे, घोषणा करके आए थे हम मंदिर बनाएंगे। लेकिन विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रही? राम जी आस्था और अस्मिता का विषय है, वोटों का विषय नहीं है। बीजेपी कहती है राजनीति का विषय। एक भी पीजी सरकारी कॉलेज नहीं है। सर एक भी पीजी सरकारी कॉलेज नहीं है विदिशा में। पूछो भाजपा के। अरे इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं सुबह शाम तक गिनाएंगे कम पड़ेंगी। राम मंदिर तो एक साइड का, एक हम लोगों का एक आस्था का विषय था जो हमने पूर्ण कर दिखाया। अच्छा, तो जब आस्था का विषय था, अभी कह रहे हैं, और राम सबके हैं, तो कौन लोग थे जो अदालतों में राम मंदिर के खिलाफ लड़ने गए थे? देखिए, इस मामले में राजीव गांधी जी ने मंदिर का सबसे पहले दरवाजा। कौन लोग केस लड़ रहे थे? कोर्ट का निर्णय था। कौन लोग लड़ रहे थे? कांग्रेस पार्टी ने 22 वकील खड़े किए हुए थे। पुलवामा में पूछो ना, बोलने दीजिए। देखिए, पुलवामा के मामले में हम बात नहीं करते, हम राम मंदिर की बात करते हैं। चुनाव में मुद्दा है। शंकराचार्य जी धर्म गुरु है, शंकराचार्य, उनकी बात नहीं मान रहे। ये शंकराचार्यों क्यों नहीं मान रहे हैं?
मोदी जी से बड़े हैं शंकराचार्य के, मोदी बड़े हैं। और आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आपके बाला साहब ठाकरे कहते थे मंदिर तो हमने बनवाया और अब आप उधर खड़े हैं, क्या मामला? मंदिर तो बनवाया, ठीक है, मंदिर तो हमने गिराया, आखिर मंदिर तो हमने गिराया, जब मंदिर गिरा तभी तो मंदिर बना। और आप सॉरी, आपने जब मस्जिद गिरी, माफ कीजिएगा, आवाज की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राम मंदिर की आवाज की वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसियों ने राम मंदिर का मुद्दा जो है निमंत्रण को ठुकराया। अच्छा, ठुकराने के बाद वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे थे कि परमानेंट राहुल गांधी ने खुल के बोला था कि हम मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसलिए राम मंदिर का विरोध किया उन्होंने। ये बार बार कह रहे ना का आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। राम मंदिर का मुद्दा भी ठुकराया, आगरे भी ठुकराया और नई संसद का भी ठुकराया। कांग्रेस के जो विधायक और इनके कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर। एक मिनट, अच्छा, रुकिए, अरे रुकिए, अरे भाई रुकिए, सवाल तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इतने मुद्दे पे बात करी जाए। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? पीछे जो मुद्दे हैं वो है बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। कौन कह रहे हैं कि मुद्दा है? इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है धर्म के ऊपर, बात हो रही है मस्जिद और मंदिर के ऊपर। ये चंदा चोर का जो नारा लगा रहा है ना, इनसे पूछो ना राम मंदिर में कितना चलेंगे, पीछे चले, कितना चंदा दिया राम मंदिर में, पीछे आइए, पीछे। राम के नाम का अपमान करने के कारण ही आज कांग्रेस इस पोजीशन में पहुंची है। हाँ, आपको क्यों लगता है ऐसा? ऐसा इसलिए लगता है कि राम का इन्होंने अपमान किया। इस देश में राम मंदिर की सख्त जरूरत है, हमारी आस्था का केंद्र है राम मंदिर, और राम का अपमान किया, राम का अपमान किया गया। सबके हैं और राम हमारी आस्था के राम मंदिर का अपमान किया बिल्कुल निश्चित तौर पर। सबसे पहले अब देखिए आप धीरे, अच्छा ठीक है, देखिए एक मिनट, उधर रहिए, मैं आ रहा हूँ। देखिए ये लोग दिखने चाहिए। अब अरे ठीक है, मैं अब देखिए एक चीज तो है, चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो चुनाव में देखिए आप कुछ भी कहें, आपको जनता के सामने जाकर मत तो मांगना पड़ता है, वोट मांगना पड़ता है। आप अच्छा भाई, हाँ, क्या बात करनी है? क्या जब मैं 1 लाख रुपए का लोन लेने गया तो बैंक वाले कहते कि 10,000 रुपए चाहिए। किस बात के चाहिए? ठीक है, हो गई। मोदी जी ने काय की स्कीम निकाली, हो गई। देखिए समय खत्म हो रहा है मेरा, मैं जल्दी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, समय खत्म हो रहा है मेरा, चूंकि मैं चाह रहा था कुछ सवालों का जवाब। मैं सवाल पूछने सीधी सी बात आया था कि सबके बावजूद कांग्रेस क्यों हार रही है, मुझे एकदम सीधा जवाब दीजिए। देखिए वादे और मशीनों की गड़बड़ी के कारण हार रही है। मैम क्यों कांग्रेस हार रही है? देखिए इनसे पूछिए, मध्य प्रदेश के अंदर भी और मोदी जी के ये समर्थक हैं जो चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछिए पूरे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, रेप पीड़ित आज। ठीक है, कांग्रेस की हार की वजह आपको क्या लगता है? कांग्रेस की हार की वजह है मुस्लिम तुष्टीकरण, जातिगत जनगणना की बात करना और छोटे मुद्दों पर लोगों को बांटने की बात करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए पब्लिक पोल में हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर बात करें, समय थोड़ा कम था और यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी है कि विदिशा की जनता काफी जागरूक है, यहाँ के मतदाता जागरूक हैं और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने तरीके से मुद्दे उठाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब वक्त हो चला है पब्लिक पोल में जनता के बोल, जनता क्या बोल रही है जरा उस पर गौर करते हैं। विदिशा से आज के लिए इतना ही।